तो इस व्यंग्य का नाम है चित्त और वित्त। भाई साहब बुद्धिजीवी थे, छुटपुट कविताएं, थोड़े मोड़े विचार, सोशल मीडिया पे राजनीतिक तड़केबाजी में माहिर थे। उन्होंने बहुत सी छपी अनछपी किताबों के नाम कंठस्थ कर लिए थे और वे उनके लेखकों के नाम कुछ इस भाव से लेते जैसे वे उनके सहपाठी रहे हों। ज्ञान विज्ञान से लेकर साधना समाधि तक वे अपने आप को अल्टीमेट अथॉरिटी मानते थे। चर्चा की शुरुआत ही वे अबे तुम चूकिया हो वाले विस्फोटक वाक्य से करते, जिसे सुनते ही सामने वाले की चूल्हे हिल जाती। भाई साहब के अनुसार जो एन मौके पर चूक जाए वो चूकिया। भाई साहब का मानना था कि यह वाक्य बाली के जैसा होता है जो सामने वाले की आदि शक्ति का तुरंत शरण कर देता है। वे परम स्वावलंबी थे। उनका मानना था कि स्वावलंबन का पहला पाठ मां पढ़ाती है। जिस दिन मां बच्चे को नहलाना धुलाना बंद कर दे, समझ लो कि वो स्वावलंबी हो गया। शौच की निर्भरता के साथ ही आदमी की सोच भी शुरू हो जाती है। अमूमन बच्चे 5 साल की उम्र तक कोई धुला दो की आवाज लगाते हैं, किंतु भाई साहब को इस बात का गर्व था कि उन्होंने करीब 2 साल की उम्र में ही स्वयं को साफ करना सीख लिया था। उनका कहना था कि जैसे दूसरों के धुलाने से हमें संतुष्टि नहीं मिलती, अपने अशुद्ध रहने का एहसास बना रहता है, वैसे ही दूसरों की सोच को अपनी सोच बना के पेश करना भी हमें अशुद्ध करता है। इसलिए कितना ही बड़ा विचारक उनके सामने आ जाता, वे उससे भिड़ जाते और उसको फर्जी, नकलचोर, अपरिपक्व, चूकिया साबित करके ही दम लेते। वे अपनी स्वचुरित रचनाओं के, स्वचुरित, रचित नहीं, स्वयं चुराई गई, वे अपनी स्वचुरित रचनाओं के प्रबल प्रशंसक थे। एक दिन मेरा एक लेख अखबार में छपा और मैं पान खाने के लिए पनवाड़ी की दुकान पर खड़ा अपनी बारी का इंतजार कर रहा था कि भाई साहब आ गए और उन्होंने आते ही मेरी धुलाई शुरू कर दी। इधर उधर से चुरा चुरू के एक लेख क्या लिख लिया, अपने आप को तुम निराला समझने लगे हैं। पान तो तुम ऐसे चबा रहे हो जैसे तुम प्रेमचंद हो। मेरे मन में आया कि मैं भाई साहब को डांट दूं कि मैं आपके जैसा रचना चोर नहीं हूं जो स्वचोरित रचनाओं को स्वरचित के नाम से सोशल मीडिया पे सरका देता है। फिर उम्र का लिहाज करके सपाट स्वर में उनसे कहा कि ऐसा कुछ नहीं है भाई साहब, आप बेकार उत्तेजित हो रहे हैं। वे बोले, अबे तुम चूकिया हो एक नंबर के। गद्य तो कोई भी लिख सकता, पद्य लिखो तो जाने, पद्य लिखने में पाद निकल जाता है अच्छे अच्छों का, काफिया, रदीफ, सुर, ताल, लय मिलानी पड़ जाने तो हक धोके खड़े। अरे पद्य लिखना तो छोड़ो, अगर हम तुमसे पद्य पढ़ने कहते ना तो पू निकल जाएगी। बड़े यार गद्य लिखने वाले, गद्य लिखा तो गधा हो, पद्य लिखा पदमाकर, 4 लाइनें सीधी लिख दी तब माने लिखो घुमाकर। हम जानते तुमको, तुम एक नंबर के विचार चोर हो, इधर उधर से कॉपी पेस्ट करके छपवा दिया होगा अपने नाम से। सोशल मीडिया का सत्यानाश कर दिया साहित्य का। तुम जैसे व्हाट्सएप के साले साहित्य की स्मगलिंग करते हो, इस ग्रुप से उठाकर उस ग्रुप में पटक दिया, यहां से चिपकाया वहां चिटका दिया, बन गए सुमित्रा नंदन पंत। विचारखोर कहीं के। भाई साहब मुझे म्युनिसिपैलिटी के उस अफसर के जैसे लग रहे थे जो वैध पट्टा होने के बाद भी अतिक्रमण के नाम पे जेसीबी लेकर टपरे को तोड़ने के लिए आमादा हो जाता है। मैंने उनको माकूल जवाब देने के लिए मुंह खोला ही था कि भाई साहब ने दुगनी ताकत से मुझ पर हमला कर दिया। चुप रह बे, हम तेरे जैसे चूकियों के मुंह नहीं लगते। 8 प्रकार के चूकिया होते हैं, अकल चूकिया, शकल चूकिया, फसल चूकिया, असल चूकिया, विकट चूकिया, निकट चूकिया, चमक चूकिया, चटक चूकिया। तुम में साले 8 प्रकार हैं। इस बार भाई साहब ने चूकिया कुछ इस अंदाज से बोला कि मुझे का की जगह ता जैसा कुछ सुनाई दिया। वे खींचे हुए से पान वाले से बोले कि पान लगाओ यार, और फिर उसे भी चर्चा में शामिल करते हुए वो बोलने लगे कि देश का सत्यानाश करके रख दिया इन जैसे चटनी छाप रचनाकारों ने। पान वाला मुझे पसंद करता था, उसके कई कारण थे, किंतु सबसे बड़ा कारण था मेरा उसकी दुकान पे लगे पॉलिसी मैटर का आज नगद कल उधार का ईमानदारी से पालन करना। इसलिए वो रोज जब मैं पान खा के पैसा देने लगता तो गदगदा के बोलता, अरे भैया मिल जाएंगे ना यार, बाद में दे दीजिएगा, कहाँ जाएंगे, हमें जिंदगी भर पान लगाना और आपको जिंदगी भर पान खाना है। वो मुझे उधार देना चाहता था किंतु भाई साहब से उधार वसूलना चाहता था, क्योंकि भाई साहब पान खा के पनवाड़ी से बोलते कि हिसाब में लिख लेना, पैसे कहाँ जाएंगे साले, मिल जाएंगे, तुम्हें जिंदगी भर पान लगाना और हमको मरते दम तक पान खाना है। भाई साहब महीने भर उधारी में पान खाते और हर महीने की 1 तारीख को 15 दिन का हिसाब चुकता करते। बाकी के बचे 15 दिन अगले महीने के लिए कैरी फॉरवर्ड हो जाते। पान वाला 15 दिन का बकाया वसूल करने के चक्कर में चुपचाप अगले 15 दिन तक मीठी पत्ती, चटनी, चमन बहार, 120 नवरत्न के माम डाल के भाई साहब की सेवा करता रहता। किंतु उसने जिस तरफ भाई साहब के खड़े होने का ठिया था उसकी दुकान पर एक स्लोगन लिख दिया था कि उधार प्रेम की कैंची है।
तब से भाई साहब घर से प्रसन्न चित्त निकलते, लेकिन पान की दुकान पर आते ही अपसेट हो जाते, क्योंकि वो जानते थे कि चौरसिया ने यह स्लोगन सिर्फ उनके चित्त पर चोट करने के लिए लगाया है। चौरसिया अगर चूना लगाने में माहिर था तो भाई साहब भी चेतना की अफीम चटाने में उस्ताद थे। वे किसी ना किसी बहाने चौरसिया को चित्त करने के लिए किसी ना किसी को ज्ञान दे देते कि चित्त के संबंध चले ना चलें, लेकिन वित्त के संबंध लंबे चलते हैं। किसी के चित्त में जगह बनानी हो तो उसका वित्त फंसा लो, जरूरी नहीं है किसी के चित्त में जगह बनानी हो तो उसका वित्त फंसा लो, ठीक है? क्योंकि और चित्त के संबंध चले ना चले, लेकिन वित्त के संबंध लंबे चलते हैं। किसी के चित्त में जगह बनानी हो तो उसका वित्त फंसा लो। जरूरी नहीं है कि चित्त में वित्त का स्थान हो, लेकिन यह अकाट्य सत्य है कि वित्त में चित्त का वास होता है। होता है कि नहीं होता है? वित्त में चित्त का वास होता है। पान वाले ने पान के पत्ते पर चपिया चलाते हुए कहा कि मैं आपसे सहमत नहीं हूं भाई साहब। भैया की जोड़ का एक भी रचनाकार नहीं है शहर में। हर अखबार का संपादक चाहता कि भैया उनके अखबार के लिए लिखें। भाई साहब पर ये धोरी मारती। एक तो मेरी प्रशंसा उन्हें फूटी आंखों नहीं सुहाती थी, दूसरे एक सामान्य सा पनवाड़ी उनकी बौद्धिकता को चुनौती दे रहा था। भाई साहब चिरक गए, बोले चुप रहे बे, तू क्या जानता है साहित्य के बारे में चूकिया साले, चुपचाप चूना लगा। तुम जैसे चूकियों के कारण ही जैसे चुरफंदे चमक रहे हैं। ये रचनाकार नहीं चटनाकार है, तलुए चाटने वाले बुद्धिजीवी। जिसके पास चाबुक होता है उसी को चाटने लगते हैं। और जिनको तू संपादक कह रहा ना बे, वो संपादक नहीं चंपादक हैं, जिनको चंपी करवाना अच्छा लगता है। ऐसे चंपादक और चटनाकारों ने मिलकर साहित्य का चूरन बना दिया। साले कैशलेस के जमाने में कैश देख के उनको बुद्धियों का कीर्तन मत कर। कोई भी धंधा कैश से नहीं, आशा से चलता है। तू हम जैसे उधारबाजों की अब मिलेगा की दम पे जिंदा है। आदमी को खुशी वर्तमान की हकीकत में नहीं, भविष्य की सुखद कल्पना में मिलती है। तुम्हारे हाथ में भविष्य की सुखद कल्पना में मिलती है। तुम्हारे हाथ में कितना ऐसे नहीं, तुम्हारे ख्याल में कितना ऐसे सुखी रहते हो। तुम दिन भर मेहनत करते हो किस लिए? अपने बच्चों के भविष्य के लिए ना। और भविष्य कहां होता है? कल्पना में ना। उसको ना तूने देखा ना तेरे बाप ने देखा है। और वर्तमान की उम्र कितनी होती है यार, चूटी बराबर। लेकिन भविष्य ये अमर होता मरता नहीं है। इन कैसियों के चक्कर में पड़कर तुम काल के गाल में मत समाओ, बल्कि हम जैसे लोग जो तुमको आशा में रखते हैं उनकी सुनो और कालजयी हो जाओ। जब आशा से आसमान टिक सकता है तो एक पिद्दा सा आदमी नहीं टिक सकता क्या? खबरदार, अगर आज के बाद तूने इसके बारे में जानता नहीं और बोला तो मैं तेरा टपरा बंद करवा दूंगा। और मेरी तरफ घूमकर बोले कि और तुम भी जी, ये रोज रोज इसके हाथ में कैश रख के इसका भविष्य बर्बाद मत करो। पान खाना है खाओ, लेकिन उधारी में। भाई साहब फिर पनवाड़ी की तरफ पलटे और बोले कि पान लगा और पैसे हिसाब में लिख लेना, पैसे तुझे मिलेंगे लेकिन भविष्य में। पान वाले ने भाई साहब की तरफ यूं देखा जैसे वो कह रहा हो कि पान वाला मैं जरूर हूं भाई साहब, लेकिन कोई चूना लगाना आपसे सीखे। भाई साहब ने पान की पहली पीक दान में थूकते हुए कहा और मेरी तरफ देखते हुए मुस्कुराकर बोले बी कैशलेस। मैंने उन्हें डन का सिग्नल किया, लेकिन मैं कंफ्यूज था कि भाई साहब का अंतिम उपदेश बी कैशलेस था, तो वे मुझे कैश रहित होने का कह रहे हैं या कैश सहित होने की हिदायत दे रहे हैं। मेरी तरह पान वाले की अंग्रेजी भी खराब थी, इसलिए लेस का यह कंफ्यूजन बना रहा। लेकिन भाई साहब ने एक पल में मुझे मेरे युग का अर्थ समझा दिया कि सुख पल में नहीं कल में है। और कल शब्द बड़ा चमत्कारी है, इसको भविष्य के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है और अतीत के लिए भी। तो जिस युग में आज के लिए नहीं कल के लिए जिया जाए वही तो कलयुग है।